प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज की हिंदूर्मी स्पर्श की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा की पूरक पुस्तक कृतिका भाग 2 में संकलित पहला पाठ माता का आंचल, जिसके रचनाकार हैं शिवपूजन सहाय। विद्यार्थियों, मैंने आपके लिए इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर भी साथ में फोटो के साथ संलग्न किए हैं, ताकि आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने में ज़्यादा दिक्कत न हो। और वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको पूरा पाठ कहानी सहित समझ में आ जाएगा। प्यारे बच्चों, आज की हिंदूर्मी स्पर्श की हिंदी कक्षा में हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा की पूरक पुस्तक कृतिका भाग 2 का पहला पाठ माता का अंचल, जिसके रचनाकार हैं शिवपूजन सहाय। तो सबसे पहले हम शिवपूजन सहाय के जीवन परिचय पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। हमारे हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के आरंभिक साहित्यकारों में शिवपूजन सहाय का नाम विशेष महत्व रखता है। इनका जन्म बिहार राज्य के भोजपुर जनपद में स्थित गांव उनवास में सन 1893 ईस्वी में हुआ। बचपन में इनको भोलाराम के नाम से पुकारा जाता था। 10वीं परीक्षा पास करने के बाद वे बनारस की अदालत में नकल नवीस के पद पर काम करने लगे। बाद में नौकरी छोड़कर हिंदी के अध्यापक पद पर नियुक्त हो गए, लेकिन शीघ्र ही सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देकर वे गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने लगे। इन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि पत्रिकाओं में भी काम किया है। मतवाला के संपादक मंडल के भी सदस्य थे। सन 1963 में यह महान साहित्यकार सदा सदा के लिए हमसे विदा हो गया। इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं उनमें देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग तथा स्मृति शेष कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी संपूर्ण रचनाएं शिव पूजन रचनावली के 4 खंडों में प्रकाशित हैं। आज हम जो पाठ पढ़ेंगे माता का अंचल, लेखक शिवपूजन सहाय के प्रसिद्ध उपन्यास देहाती दुनिया का एक अंश है। 1926 ईस्वी में प्रकाशित यह उपन्यास हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। साथ ही यह स्मरण शिल्प में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास भी माना जाता है। आत्मकथात्मक शैली में रचे गए इस उपन्यास का कथा शिल्प अत्यंत मौलिक और प्रयोगधर्मी है। शिशु चरित्र भोलानाथ उपन्यास का दृष्टि बिंदु है। संकलित अंश में लेखक ने ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक अनोखा चित्र प्रस्तुत किया है। बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि अनेक प्रसंग इसमें शामिल हैं। शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता को लेखक ने आत्मीयता के साथ प्रस्तुत किया है। पारिवारिक परिवेश में बाल मनोभावों को अभिव्यक्त करते करते लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि पिता भले ही बच्चों से अत्यधिक प्यार करें और उन्हें सुरक्षा प्रदान करें, परंतु वह माँ का स्थान नहीं ले सकता। पाठ में हम आई घटनाओं के माध्यम से इन सब रोचक तथ्यों से अभिभूत होंगे। लेखक कहता है कि जिस घर में बच्चे होते हैं वहाँ खर्चा ही खर्चा होता है। लेखक अपने बचपन के प्रसंग के बारे में बताता है कि वह हमेशा पिता के साथ सोता था, पिता के साथ ही नहाता था और पिता के साथ बैठकर ही पूजा करता था। यही नहीं, पिता ही लेखक के चौड़े चेहरे पर त्रिपुंड लगाते थे और उसे भोलानाथ के नाम से पुकारते थे, जबकि उनका मूल नाम तारकेश्वर नाथ था। रामायण का पाठ करते समय दर्पण में अपने मुख को देखता था तो उसे बड़ी शर्म आती थी। पिता का पाठ करने के बाद 1000 बार राम राम नाम लिखकर राम बही में रख देते थे। फिर 500 बार राम नाम लिखे छोटे कागजों को आटे की गोलियों में लपेटकर गंगा जी की तरफ चल पड़ते और मछलियों को खिलाते थे। उस समय भी लेखक अपने पिता के कंधों पर सवार होता था। लौटते समय पिता लेखक को पेड़ की शाखा पर बिठाकर झूला झुलाते थे। लेखक बताता है कि जब बाबूजी के साथ उसकी कुश्ती होती थी तो बाबूजी जानबूझकर हार जाते थे। बाबूजी को चित करके वह उनकी दाढ़ी मूछ को उखाड़ने लगता
तो पिताजी लेखक के हाथों को चूम लेते और बारी बारी दोनों गालों की चुम्मी लेते और अपनी दाढ़ी लेखक के कपोलों पर गड़ा देते। लेखक फिर पिताजी की दाढ़ी मूछ उखाड़ता तो वे बनावटी रोना रोने लगते और यह देखकर लेखक खिलखिलाकर हंसने लगता था। पिताजी अपने हाथों से उसे दही भात खिलाते, लेकिन पेट भर खाने पर भी माँ और खिलाने की जिद करने लगती, क्योंकि उनका मानना था कि बच्चे को थोड़ा बड़ा कोर खिलाना चाहिए। वह कहा करती थी, जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठोर। यह कहकर वे और खिलाने लग जाती थी। वे अक्सर पशु पक्षियों के नाम लेकर उसे बहलाती और फटाफट खिला देती थी। खाना खिलाने के बाद पिता उसे खेलने के लिए भेज देते। फिर लेखक रस्सी से बंधा काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर निकल जाता था। जब कभी माँ लेखक के सिर पर कड़वा तेल लगाती तो वह रोने लगता। पिता के नाराज़ होने पर भी माँ तेल लगाकर मालिश करती, चोटी गूंथती और रंगीन कपड़े पहनाकर छोड़ देती थी। लेखक रोता हुआ पिता की गोद में बैठकर बाहर आ जाता था और फिर गली के बच्चों के साथ खेलने लग जाता था। लड़कों के साथ मिलकर लेखक कई तमाशे करता था। वह लड़कों के साथ मिलकर चबूतरे के कोने को नाटक घर व चौकी को रंगमंच बना देता था। सभी लड़के कभी दुकान बनाते जिसमें मिट्टी के ठेले, पत्थर के टुकड़ों तथा मिट्टी के टुकड़ों लड्डू बेचते, पतासे पैसे बनाकर सभी लड़के कभी दुकान बनाते जिसमें मिट्टी के ठेले, पत्थर के टुकड़ों तथा मिट्टी के टुकड़ों के लड्डू बेचते, पतासे पैसे बनाकर समझ कर रखे जाते थे। कभी कभी पिताजी लेखक को गोरखपुरी पैसे खरीद कर देते थे। थोड़ी देर बाद वे सब मिठाई की दुकान को बढ़ाकर घरौंदा बनाते थे। वह धूल और तिनकों से तैयार होता था। दातुन के खंभे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मुहड़े, चूल्हा, चक्की, दिए की कढ़ाई आदि बनाई जाती थी। इसी प्रकार वे धूल, बालू, पानी आदि से अभिनय करते थे। जब पिताजी पास में आकर बैठ जाते थे, सब हंसते हुए भाग जाते थे, लेकिन पिताजी पूछते थे कि ज्योनार कब होगा। तब बच्चे खूब हंसते थे। ज्योनार सामूहिक भोजन को कहा जाता है। जब हम किसी शुभ कार्य को या मकान का मुहूर्त करते हैं और उसमें जो भोज का आयोजन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ज्योनार कहते हैं। कभी कभी लड़के मिलकर बारात निकालते जिसमें कनस्तर का बाजा, अमोले की शहनाई और टूटी चुएदानी पालकी का काम करती थी। सभी लड़के बाराती बन जाते और समधी को बकरे पर बिठा दिया जाता था। बारात एक चबूतरे से रुककर दूसरे चबूतरे पर जाती थी, फिर लौट आती। जब पिताजी बहू का मुंह देखने के लिए घूंघट उठाते तो सभी भाग जाते थे। इसके बाद खेती का तमाशा किया जाता। चबूतरे पर गिरनी गाड़ी जाती और गली को कुआं बनाया जाता। पतली सी रस्सी में चुक्कड़ बांधकर दो लड़के बैल बनते। अंगूठे का हल बनाकर फसल उगाई जाती और हाथों हाथ काट भी ली जाती। इसके बाद फसल को पैरों से रौंदकर मिट्टी के दिए की तराजू बना ली जाती। इसी अवसर पर पिताजी आकर खेती का हाल चाल पूछते तो सभी लड़के वहां से भाग जाते। इस प्रकार के नाटक हर रोज़ खेले जाते थे। जब कभी लड़के ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों के झुंड को देखते तो वे खूब शोर करते। जब वे पालकी देखते तो कहते कि पालकी में हमारी मेहरी है। एक बार एक बूढ़े ने बच्चों को खूब फटकार लगाई। लेखक को जब उसकी शक्ल याद है, लेखक सोचता है कि वह खूबसूरत कैसे जवाई बना, क्योंकि उसका मुंह तो घोड़े जैसा था। लेखक पुनः कहता है कि आम की फसल के समय कभी कभी खूब आंधी आती। आंधी के तत्काल बाद लड़के मिलकर बाग की ओर दौड़ते और चुन चुनकर गोपी आम चूसते। एक दिन आंधी के बाद तत्काल मूसलाधार वर्षा हुई। बच्चों ने मिलकर वर्षा को बंद करने के लिए मंत्र बोले, पर वर्षा कम नहीं हुई। सारे लड़के पेड़ों से सटक कर बैठ गए, परंतु जैसे ही वहाँ बिच्छू नजर आया तो वह दौड़ पड़े, क्योंकि आम के जहाँ पेड़ होते हैं वहाँ पर बिच्छू अक्सर निकल आते हैं। रास्ते में मूसन तिवारी मिल गया, जिसे कम दिखाई देता था। बैजू ने कुछ गाकर उसे चिढ़ाया और सब लड़कों का साथ दिया। तब तिवारी ने सबको वहाँ से खदेड़ कर भगा दिया। तिवारी सीधा वहाँ से पाठशाला आ गया। तब चार लड़के बैजू तथा अन्य लड़कों को पकड़ने के लिए आए। बैजू तो वहाँ से भाग गया, पर बाकी लड़के पकड़े गए। गुरुजी ने सबकी खूब खबर ली। खबर मिलते ही पिताजी वहाँ आ गए और लेखक को अपने कंधों पर बिठा लिया। गुरुजी की पिटाई करने के कारण लेखक जो है ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, तो पिताजी उसे अपने कंधे पर बैठा करके और
अपने साथ ले आए। रास्ते में लेखक ने बच्चों का झुंड देखा जो नाच गा रहा था। लेखक भी गोद से उतरकर उन लड़कों में शामिल हो गया। सभी मिलकर मकई के खेत में गए और चिड़ियाँ पकड़ने लगे। पिताजी कुछ अन्य लड़कों के साथ मिलकर ये तमाशा देख रहे थे। तब एक व्यक्ति ने कहा कि लड़के और बंदर पराई पीर को नहीं समझते। लेखक अंतिम घटना का वर्णन करते हुए कहता है कि लड़के टीले पर जाकर चूहे के बिल में पानी डालने लगे। वहाँ पर गणेश जी की सवारी की रक्षा करने के लिए शिव जी का सांप दिखाई दिया। सभी लड़के उल्टे सीधे गिरे, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे। लेखक का सारा शरीर लहूलुहान हो गया। लेखक पिता की आवाज़ न सुनकर माँ की गोद की ओर दौड़ पड़ा। वह चावल साफ करना छोड़कर रोने लगी। लेखक की माँ की गोद में चिपका हुआ लेखक सांसों में भरा हुआ था। माँ ने उसके घावों पर हल्दी लगाई। जल्दी ही पिताजी भी वहाँ दौड़कर आ गए और माँ की गोद से उसे लेने लगे। लेकिन लेखक ने माँ के आंचल को प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया नहीं छोड़ी। अर्थात कितना ही लाड प्यार दुलार पिता के द्वारा किए जाने पर भी लेखक ने संकट के समय अपनी माँ के आंचल की छाया को छोड़ना उचित नहीं समझा। पाठ में हमने पढ़ा है कि उस समय बच्चों के खेलने के लिए किसी प्रकार के वीडियो गेम या मोबाइल नहीं होते थे। वही देहाती क्षेत्र में घटित होने वाली सांस्कृतिक जो घटनाएं हैं, बच्चे उन्हीं को ही अपने खेल का आधार बनाते और अपना समय व्यतीत करते थे। तो इस पाठ से हमें देहात की दुनिया का जो साक्षात चित्र है वो हमारे सामने लेखक ने बहुत ही सुंदर और रोचक शब्दावली के साथ प्रस्तुत किया है। अब हम इसके प्रश्नाभ्यास पर प्रकाश डालते हैं। पहले प्रश्न के रूप में पूछा गया है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? अभी हमने सारांश में भी सुना है और आप लोग जब कहानी पढ़ोगे तो उसमें आपको ये सारी बात या सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि निश्चय ही पाठ में ऐसा कहा गया है कि बच्चे यानी लेखक अपने पिता के साथ अधिक लगाव रखता है, अधिक जुड़ाव रखता है, अपने पिता के साथ नाता है, खेलता है और सारे कार्य करता है। यहाँ पिता ने भी माँ के साथ लालन पालन में पूरा सहयोग ही नहीं दिया, अपितु वे उसके अच्छे दोस्त के रूप में भी प्रस्तुत हुए हैं। उसके खेल में भी साथ रहते हैं। विपदा के समय भी बच्चे को लाड प्यार की अपेक्षा माँ की ममता एवं सुरक्षा की भावना की आवश्यकता होती है। वह उसे माँ की गोद में ही मिल सकती है। बच्चा माँ की गोद में अपने आप को जितना सुरक्षित महसूस करता है उतना पिता के लाड प्यार की छाया में नहीं। यही कारण है कि संकट के समय बच्चे को माँ याद आती है, पिता की नहीं। माँ की ममता बच्चे के घाव भरने में मरहम का काम करती है। यही कारण था कि सांप के भय से भयभीत लहूलुहान भोलानाथ पिता के पास न आकर के माँ के चंदोवे यानी आंचल की छाया में ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। प्रश्न 2, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? बच्चा सदैव अपने साथियों में खेलना व रहना पसंद करता है, यानी हमसफ़र। हम भी अपने हमसफ़र के साथ जितना मस्त हो जाते हैं, जितना खुलकर के बात कर सकते हैं, वैसा और किसी के साथ नहीं। तो भोलानाथ भी एक साधारण बालक था। उसे अपने साथियों के साथ खेलने में गहरा आनंद मिलता था। वह अपने साथियों को शोर मचाते, शरारतें करते और खेलते हुए देखकर सब कुछ भूल जाता है और इसी मग्ना अवस्था में वह सिसकना भी भूल जाता है। प्रश्न 3, आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद आती हो तो लिखिए। वैसे तो समय परिवर्तित हो गया है, आजकल के बच्चे मोबाइल और वीडियो गेम में ज़्यादा रमे हुए हैं, लेकिन पुराने यदि हम अपने चाचा जी से
या दादी से पूछेंगे तो बच्चों के खेल होते थे, जैसे पोसम्पा भी पोसम्पा, डाकुओं ने क्या किया, ऐसी तुकबंदी होती थी। और हरे समुंदर गोपी चंदर, बोल मेरी मछली कितना पानी, ऐसे खेल खेल करके ही बच्चे क्या हैं अपना समय व्यतीत करते थे, और जो संस्कारों से भरे हुए खेल होते थे। प्रश्न क्रमांक 4, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। जैसा हमने ऊपर वाले प्रश्न में जिक्र किया था कि उस समय के जो खेल थे वो आज के खेल से क्या है, बिल्कुल भिन्न थे, तो वो खेल सामग्री भी भिन्न होगी, ये तो तय है। तो आज के युग में और भोलानाथ के युग में बहुत अंतर आ गया है। आज माता पिता बच्चों को भोलानाथ और उसके साथियों की भांति ऐसे वैसे गली मोहल्ले में घूमने की इजाज़त नहीं देते। वे बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। आज के बच्चे घर बनाना, विवाह रचना, चिड़िया पकड़ना, दुकान बनाना, खेती करना आदि खेल नहीं खेलते हैं। आज के बच्चे क्रिकेट, साइकिल चलाना, दौड़ना, कार्टून बनाना, तैरना, लूडो आदि खेल खेलने में ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। और वर्तमान जो समय है वो तो मोबाइल गेम का आ गया है। भोलानाथ के समय के बच्चों में खेलों की सामग्री और साधन भी अलग अलग थे, जैसे चबूतरा, सरकंडे, टूटी चूहेदानी, गिल्ली मिट्टी, टूटे हुए घड़े के टुकड़े, पुराने व टूटे हुए कनस्तर आदि। आज के बच्चों के खेलों के लिए सामग्री व साधन हैं टीवी, कंप्यूटर, साइकिल, बैट बॉल, फुटबॉल आदि। प्रश्न क्रमांक 5, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। तो अभी हमने सारांश में सुना है, और कहानी पढ़ोगे तो आपको भी ऐसे कोई विशेष प्रसंग यदि आपको दिल को स्पर्श करता है तो वो आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे मुझे वो चूहेदानी वाला जो प्रसंग है वो बहुत अच्छा लगा। उनके द्वारा दुकान बना करके सामान का जो बेचना है वो बहुत अच्छा लगा। चूहे के बिल में पानी डालने का जो प्रसंग है वो मुझे अच्छा लगा। देखिए, जैसे बच्चे के खिलाने के बारे में मैं कहूँ, मैं खिलाती हूँ मर्दवे क्या जाने बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। यह कहकर वह थाली में दही भात सानती है और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बना बना कर यह कहते हुए खिला जाती है कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। दूसरा, एक टीले पर जाकर जब सभी बच्चे चूहे के बिल में पानी उलीचने लगते हैं तो नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम बेतहाशा भागे। तीसरा प्रसंग है, इसी समय बाबूजी दौड़े आए, आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने अपनी मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदों की छाया न छोड़ी। तो ये प्रसंग अच्छे हैं, और भी प्रसंग आपको पसंद आ सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, इस उपन्यास के अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण जो संस्कृति है उसमें आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं। 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति और आज की ग्राम्य संस्कृति में पर्याप्त अंतर दिखाई देता है। आज कुओं से पानी भरना, कुओं से खेतों की सिंचाई करना आदि का जो प्रचलन है वो समाप्त हो गया है। गांव में पीने के लिए पानी की वाटर सप्लाई हो गई है और खेतों में ट्यूबवेल लग गए हैं। खेतों में बैलों की अपेक्षा ट्रैक्टर से काम लिया जाता है। संपूर्ण ग्राम अंचल के विवाह संबंधी रीति रिवाज बदल गए हैं। भौतिकवाद और उपभोक्तावाद का प्रभाव ग्राम्य संस्कृति में दिखाई देने लगा है। आपसी भाईचारा व मेल मिलाप भी कम होने लगा है। आज मनोरंजन के साधन बदल चुके हैं। चौपालों में हुक्के गुड़गुड़ाने की अपेक्षा हमारे बुजुर्ग भी टीवी के आगे बैठकर क्रिकेट के मैच का आनंद लेते हुए देखे जा सकते हैं। ग्रामीण अंचल की मौज मस्ती से भरे जीवन के स्थान पर व्यस्त एवं तेज रफ्तार वाला जीवन देखा जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 7, पाठ पढ़ते हुए आपको भी अपने माता पिता का लाड प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। तो यह आपको अपनी लेखनी से इस पाठ के माध्यम से डायरी में लिखना है। प्रश्न क्रमांक 8, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। प्रस्तुत पाठ, जैसे इसका शीर्षक है,
माता का अंचल वात्सल्य की दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। इसमें माता पिता अपने बच्चे भोलानाथ के पालन पोषण के प्रति अत्यधिक सक्रिय नजर आते हैं। माँ बच्चे को दूध पिलाती है और अपने हाथों से उसे खाना खिलाती है। पिता अपने बच्चे को खुद नहलाता है, खेलता है और उसे अपने पास झुलाता है और झूला झुलाता है। माँ बच्चे को नहलाकर उसे तेल लगाती है, चोटी गूंथती है और नज़र का टीका लगाती है। वह रोते बच्चे को अपने आंचल में छिपाती है और उसकी चोटों पर हल्दी लगाती है। प्रश्न क्रमांक 9, माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। पाठ में कथानक, भोलानाथ की बाल क्रीड़ाएँ, पिता से मित्रवत व्यवहार तथा माता के स्नेह सभी कुछ विस्तार से वर्णित हुआ है। यहाँ हमें कहना चाहिए कि वही शीर्षक सार्थक होता है, उपयुक्त होता है, जो कथानक के कथ्य की कसौटी पर खरा उतरता है। तो यहाँ पर माता का अंचल जो शीर्षक है वो पूर्ण कथानक का केंद्र बिंदु है, क्योंकि भोलानाथ अपनी माँ के ममत्व में जो जीवन ग्रहण करता है, जो जीवन का पोषण प्राप्त करता है, वह पिता के मित्रवत रहते हुए अपने उस जीवन को समृद्ध करता है। तो इस प्रकार आखिरी जो घटना है, अंतिम जो घटना है, जिसमें बच्चा सांप के भय से पीड़ित होकर के माता के आंचल में छुपता है, वहीं अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह शीर्षक एकदम सार्थक एवं उपयुक्त है। इसके अलावा भी हम अबोध बचपन या माँ का ममत्व ऐसा जो शीर्षक है वो और हम इसमें लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। बच्चे माता पिता के साथ रहकर उनके प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करते हैं। वे माता पिता की गोद में बैठकर या उनके कंधों या पीठ पर बैठकर अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। वे माता पिता का कहना मानकर उनमें लाड प्यार करते हुए अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। प्रश्न 11, इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है। बिल्कुल एकदम समय का जो अंतराल है वो इतना हो गया है कि उसमें हमने एकाएक जो प्रगति की है उसके कारण अंतराल का आना तय है। इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह हमारे बचपन की दुनिया से पूरी तरह भिन्न है। इस भिन्नता का सर्व प्रमुख कारण है समय का अंतराल। यह पाठ 1929 ईस्वी में रचा गया था, जबकि आज हम 2020 का जिक्र कर रहे हैं। पाठ के समय में और आज के समय में लगभग 90 साल का अंतर दिखाई देता है। उस समय के बच्चों को दुनिया खुले खेतों, गलियों, आंगन और चौबारों में अपना समय व्यतीत करते हुए अपनी सार्वजनिक दुनिया में समय व्यतीत होता था, जबकि आज के बच्चों की दुनिया एकल परिवारों में टीवी, वीडियो गेम और कंप्यूटर के आगे बैठकर अपनी निजी दुनिया में व्यतीत होता है। प्रश्न क्रमांक 12, फणीश्वरनाथ रेणु और नागार्जुन की आंचलिक रचनाओं को पढ़िए। तो ये आप लाइब्रेरी की सहायता से किताबें लेकर के इनकी रचनाओं में जो वर्णन किया गया है, जो आंचलिक वर्णन किया गया है, उससे परिचित होकर के और अपना ज्ञान वर्धन कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी तरह से समझ में आई होगी। बने रहिए हमारे हिंदुर्मी स्पर्श चैनल के साथ, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको नई नई जो वीडियो हैं पाठ्यक्रम से संबंधित वो उपलब्ध होती रहें।